हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नोटबुक आईएएस में। आज हम लोग आप जानते हैं कि बीपीएससी के द्वारा पूछे गए विगत 10 वर्षों में जो पॉलिटी सेक्शन से जो प्रश्न पूछा गया है उस पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो इसमें आज हम लोग देखेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, यानी जो संशोधन होता है उसके बारे में। यानी आज हम लोगों का टॉपिक रहने वाला है संविधान में संशोधन, संवैधानिक संशोधन। और उस टॉपिक से जितने भी पिछले 10 वर्षों में जो प्रश्न बनाया गया है बीपीएससी के द्वारा, उस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो उससे पहले हम लोग देखेंगे कि संवैधानिक संशोधन होता क्या है, या संविधान में जो संशोधन होता है वह कितने प्रकार का होता है और कैसे होता है। उसके बाद से कुछ हम लोग महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधनों को देखेंगे कि उस संशोधन के द्वारा संविधान में कौन कौन से प्रावधान जोड़े गए और कौन कौन से अधिनियम बने। तो आपको पता है कि संवैधानिक संशोधन या कोई भी संशोधन होता है तो संविधान में जब संशोधन होता है, या हम लोग देखे थे कि जब बिल आता है विधेयक, कहाँ पे संसद के सदन में, तो इन सदनों के द्वारा पारित होने के पश्चात, यानी लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों से पारित होने के पश्चात कहाँ पे जाता है, तो जाता है प्रेसिडेंट के पास, यानी जाता है आपके राष्ट्रपति के पास। अब राष्ट्रपति जो है इस पे अनुच्छेद 111 के तहत क्या करते हैं, या तो एसेट दे सकते हैं, या तो सहमति दे सकते हैं, या तो सहमति विदॉल्ट कर सकते हैं, रोक सकते हैं, या तीसरा काम कर सकते हैं कि पुनर्विचार के लिए भेज दें। अब पुनर्विचार के लिए जब भेजते हैं तो क्या होता है, या तो संशोधन होकर या बिना संशोधन के अगर वह पुनः आ जाए राष्ट्रपति के पास, तो इस पर राष्ट्रपति को अपनी सहमति देनी पड़ती है। ये तो प्रोसेस है कि कोई भी बिल जब दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति के पास जाता है तो उनके पास कौन कौन से ऑप्शन होते हैं और किन किन अनुच्छेद के साथ मतलब उनको ये ऑप्शन दिए गए हैं। लेकिन हम लोगों का जो टॉपिक है वो संविधान में संशोधन है। तो संशोधन जो होता है वो मुख्यतः 2 तरह का होता है। एक होता है संशोधन सामान्य, जिसे सामान्य संशोधन कहा जाता है, और एक होता है जिसे संवैधानिक संशोधन कहा जाता है। तो संशोधन 2 प्रकार के, एक सामान्य संशोधन, यानी सामान्य संशोधन का मतलब जिसके लिए केवल उपस्थित जो सदस्य हैं उनके 50% से अधिक अगर सहमति देते हैं तो पास हो जाता है, और सहमति नहीं देते हैं तो पास नहीं हो पाता है, वो सामान्य संशोधन होता है। और संवैधानिक संशोधन जो संविधान में भाग 20 और अनुच्छेद 368 के तहत होता है। तो ये तो रहा 2 तरह का संशोधन, एक सामान्य संशोधन और एक भाग 20 जो है जिसमें अनुच्छेद 368 में जो लिखा गया संशोधन हुआ। तो आखिर भाग 20 और 368 में जो संशोधन है उसमें है क्या, ये कौन से संशोधन है। तो अनुच्छेद 368 में जो संशोधन लिखे गए हैं वह मुख्यतः 2 प्रकार के संशोधन है। वह 2 प्रकार के संशोधन उसमें है। कौन कौन से, एक तो होता है विशेष बहुमत। विशेष बहुमत, और विशेष बहुमत मतलब क्या, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा दोनों में 2/3 मेजॉरिटी से, 2/3 बहुमत से अगर वो पारित होता है तब उसको पारित माना जाता है। तो वह होता है विशेष बहुमत। दूसरा जो होता है
वह होता है विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्य। आधे से अधिक राज्य। अब आधे से अधिक राज्य का मतलब क्या हुआ कि जो आधे से अधिक राज्य हैं, जैसे मान लीजिए कि 28 राज्य हैं, तो 28 राज्य में से 14 राज्य आधे हुए, तो 14 राज्य से अधिक राज्यों के जो लेजिस्लेटिव होगी, यानी विधायिका होगी, वहां से अगर पारित हो जाए तो उसको पारित समझा जाएगा अनुच्छेद 368 के जो दूसरा प्रावधान है उसके तहत। तो जो संवैधानिक संशोधन होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो होता है, उसमें विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, और उसके दूसरे प्रावधान में विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों की जो है सहमति आवश्यक होती है। अब हम लोग देखेंगे कि जो सामान्य संशोधन होता है वो होता कैसे है, और जो संवैधानिक संशोधन होता है जो जिसका वर्णन भाग 20 अनुच्छेद 368 में किया गया है, उसमें कौन कौन ऐसे विधेयक हैं जो विशेष बहुमत से होते हैं, और कौन कौन ऐसे विधेयक हैं जो विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों की जिस पे सहमति लेनी आवश्यक होती है, और इसका प्रावधान क्या है। यानी संवैधानिक संशोधन जो होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो होता है, उसमें कौन कौन से प्रावधान है। जैसे एक सामान्य रूप से अगर हम देखें, अगर सामान्य संशोधन को पहले से देखा जाए, अगर सामान्य विधेयक अगर है, तो सामान्य विधेयक के संदर्भ में हम देख सकते हैं कि इसमें क्या होता है। सामान्य विधेयक होता है या तो लोकसभा में पेश किया जाएगा या तो राज्यसभा में। अब इन दोनों सदनों में, लेकिन यह धन विधेयक की बात यहाँ पे नहीं की जा रही है, ये ध्यान रहे, इसमें धन विधेयक की कतई बात नहीं की जा रही है। धन विधेयक में जो शक्ति होती है किसके पास होती है, तो वह शक्ति होती है लोकसभा के पास। जैसे कि उसको डिफाइन कौन करता है, लोकसभा का स्पीकर करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं है, वह उसके स्पीकर का कर्तव्य होता है लोकसभा का कि उसको डिफाइन करे कि वह विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं है। ऐसे सामान्य विधेयकों की अगर बात की जाए तो मान लीजिए कि वह लोकसभा में जैसे आया, आने के लिए किसी में भी लाया जा सकता है, लोकसभा में भी लाया जा सकता है, राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। और लोकसभा में आया और लोकसभा में टोटल सदस्य जो है उपस्थित हैं, मान लीजिए कि 300। अब उपस्थित 300 हैं तो इसमें आधे कितने हुए, 150। यानी 150 से अगर अधिक मेजॉरिटी मिल गई तो वह बिल जो होगा वह इस सदन से, यानी कौन सा सदन में लाया गया था, लोकसभा में, तो इस सदन से पारित समझा जाएगा। यानी यहाँ से तो ये पारित हो गया। अब जब यहाँ से पारित हो गया तो ये कहाँ जाएगा, अगले सदन में। अब अगला सदन जो है ठीक वैसे ही सामान्य बहुमत द्वारा अगर पारित कर दे तो ये दोनों सदनों से पारित समझा जाएगा, यानी लोकसभा और राज्यसभा से दोनों सदनों से पारित समझा जाएगा। अगर इन दोनों में कोई गतिरोध हो जाए तो क्या होगा, तो आर्टिकल 108 के तहत जो राष्ट्रपति होंगे वो संयुक्त अधिवेशन बुलाएंगे, संयुक्त बैठक बुलाएंगे, और इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा स्पीकर। अगर लोकसभा स्पीकर ना हो तो लोकसभा ड्यूटी स्पीकर, अगर लोकसभा ड्यूटी स्पीकर भी ना हो तो राज्यसभा का जो उपसभापति होता है वह ड्यूटी चेयरपर्सन। तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता होती है, वो तो बुलाई जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है, लेकिन अध्यक्षता कौन करते हैं, या तो लोकसभा स्पीकर कर सकते हैं, या लोकसभा ड्यूटी स्पीकर कर सकते हैं उपाध्यक्ष, या तो राज्यसभा के जो उपसभापति होते हैं वो कर सकते हैं, ये तीन लोग कर सकते हैं। अब चूंकि संयुक्त बैठक में गतिरोध होने पर यहाँ पर भी जो ये बिल पास होता है वह 50% + 1 से ही पास होता है, यानी साधारण मेजॉरिटी से ही पास होता है। जैसे यहाँ पे पास होता है लोकसभा और राज्यसभाओं में, ठीक वैसे यहाँ पर भी सिंपल मेजॉरिटी से ही ये पास किया जाता है। अब रही बात कि ये जो बिल लाया गया था लोकसभा में और पहुंचा था पुनः राज्यसभा में, तो राज्यसभा के पास कौन सी शक्ति है इस पर, तो चूंकि ये तो धन विधेयक है नहीं, अगर धन विधेयक रहता तो 14 दिन की शक्ति होती, 14 दिन तक लेटेस्ट रोक सकता था राज्यसभा, उसके बाद से पुनः वह लोकसभा के पास आता, लोकसभा उसके संशोधन को मानता, या राज्यसभा अगर अप्रूवल दे या ना दे वो पारित समझा जाता।
लेकिन इस सामान्य विधेयक की बात की जा रही थी। तो सामान्य विधेयक जब ये दोनों सदनों से, लोकसभा और राज्यसभा से पारित होकर प्रेसिडेंट के पास जाता है तो उसके पास विकल्प होते हैं। एक तो सहमति दे दे, अगर वो सहमति दे देता है तो यह बिल क्या हो जाता है, एक्ट हो जाता है, अधिनियम बन जाता है। दूसरा, उसके सहमति को क्या कर दे, रोक दे, तो यहाँ से खारिज हो जाएगा। तीसरा, पुनर्विचार के लिए भेज दे। अब पुनर्विचार के लिए सदन भेजेगा तो इस सदन में, इन दोनों सदनों के द्वारा पुनः साधारण बहुमत द्वारा अगर पारित हो जाता है या बिना संशोधन के या संशोधन के पारित हो जाता है और पुनः राष्ट्रपति के पास जाता है तो इस पे राष्ट्रपति को बिल्कुल ही एसेट देनी पड़ती है, यानी इस पे राष्ट्रपति को बिल्कुल ही सहमति देनी पड़ती है, यानी पुनर्विचार के बाद, जाने के बाद। लेकिन वैसे ही अगर थोड़ा सा तुलना कर लिया जाए अमेरिका के संविधान से, तो अमेरिका के संविधान में जो प्रेसिडेंट भेजता है रिकंसिडरेशन के लिए, पुनर्विचार के लिए, तो पुनर्विचार के लिए जो विधेयक जाता है सदन में, वहां पे सामान्य बहुमत से पारित नहीं होता है। या अपने वहां तो सामान्य बहुमत से पारित होकर पुनः राष्ट्रपति के पास चला जाता है तो राष्ट्रपति को बिल्कुल ही उस पे एसेट देना ही होता है, सहमति देना ही होता है, बाध्यता होती है। लेकिन यहाँ पे अमेरिका में क्या होता है, 3/4 यहाँ इतने मत से अगर पारित होगा तब जाएगा प्रेसिडेंट के पास, तब उसको एसेट देना होता है, अन्यथा नहीं देना होता है। तो ये तो था सामान्य विधेयक, सिंपल बिल। अब रही बात दूसरा संवैधानिक संशोधन वाला विधेयक। तो संवैधानिक संशोधन वाला जो विधेयक होता है उसका वर्णन किसमें किया गया है, अनुच्छेद 368 और भाग 20 में। तो इसको हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन कौन से प्रावधान हैं, यह विधेयक कैसे होते हैं। तो सामान्य विधेयक में आप लोगों ने देखा कि सामान्य विधेयक कहीं भी पूरा स्थापित किया जा सकता है, लाया सकता है, यानी निचली सदन में भी, ऊपरी सदन में भी। फिर एक चीज हम लोगों ने देखा कि जो सामान्य विधेयक है उस पे राष्ट्र जब दोनों सदनों से पारित होकर जाता है या फिर से दोनों सदनों में जब गतिरोध हो जाता है तो उस पर संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति है राष्ट्रपति के पास, अनुच्छेद 108 के तहत। यानी अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति जो है उस पे संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं, संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। उसके बाद से हम लोगों ने देखा कि दोनों सदनों से पारित हो जाने के बाद जब कोई विधेयक उनके पास जाता है तो उनके पास 3 विकल्प रहता है कि सहमति दे दें, सहमति दे देते हैं तो एक्ट बन जाता है, सहमति न दें तो वहीं समाप्त हो जाता है, और अगर रिकंसिडरेशन के लिए भेज दे सकते हैं, अगर पुनर्विचार के लिए भेज दें तो क्या होता है, पुनः अगर पारित होकर आ जाता है या संशोधन होकर या बिना संशोधन के भी अगर आ जाए तो उनको सहमति देनी ही पड़ती है। लेकिन जो संवैधानिक संशोधन विधेयक होता है उसमें कुछ अलग होता है। कैसे, किस तरह से होता है देखा जाए थोड़ा सा। तो संवैधानिक संशोधन के बारे में हम लोग देखें थोड़ा। वह जो संशोधन हम लोगों ने देखा वह था संविधान में संशोधन, केवल यह है संवैधानिक संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो संवैधानिक संशोधन जिसका वर्णन 368 अनुच्छेद और भाग जो है वह 20 में किया गया है। अब है क्या, कैसा है, चूंकि यह जो विधेयक होता है इस विधेयक को लाने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। तो पहला पॉइंट तो ये है कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं है, पहला पॉइंट है। दूसरा कि इसको सरकारी तथा गैर सरकारी दोनों सदस्यों के द्वारा लाया जा सकता है, यानी सरकारी सदस्य भी के द्वारा भी लाए जा सकते हैं और गैर सरकारी सदस्य के द्वारा भी लाए जा सकते हैं। अब इसमें अंतर क्या होता है, सरकारी सदस्य क्या होते हैं, गैर सरकारी सदस्य क्या होते हैं। अच्छा, क्या जो सरकार जिसकी बनी होती है उनके सभी सदस्यों को सरकारी सदस्य कहा जाता है क्या? जिस पार्टी की, जिस दल की सरकार होती है सदन में, क्या उसके सभी सदस्यों को सरकारी सदस्य कहा जाता है? बिल्कुल नहीं। इसका कंसेप्ट बिल्कुल यह नहीं है कि जिसकी सरकार है उसके सदस्यों को, पूरे के पूरे सदस्यों को सरकारी सदस्य कहा जाएगा। तो सरकारी सदस्य होते कौन है, तो थोड़ा सा हम लोग इस पे देख लें कि सरकारी सदस्य है क्या। तो सरकारी सदस्य वो होंगे जो लोग किसमें शामिल हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में।
यानी किस में शामिल है? मंत्री परिषद में। किस में शामिल है? मंत्री परिषद में शामिल है। तो मंत्री परिषद में जो लोग शामिल हैं मीन्स मंत्री, अब मंत्रियों का 3 स्तर होता है, एक कैबिनेट मंत्री या मंत्रिमंडल, दूसरा जो स्तर होता है वो राज्य मंत्री होते हैं स्वतंत्र व्यवहार, और तीसरा जो होते हैं उप राज्य मंत्री होते हैं। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जितने भी मेंबर्स होते हैं, जितने भी सदस्य होते हैं, उन सभी सदस्यों को हम क्या कहते हैं? उन सभी सदस्यों को सरकारी सदस्य कहते हैं। और गैर सरकारी सदस्य, तो गैर सरकारी सदस्य काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को छोड़कर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को छोड़कर जितने भी सदस्य होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्रियों को छोड़कर जितने भी, इनको छोड़कर जितने भी सदस्य होते हैं सदन में, उनको गैर सरकारी सदस्य कहते हैं। इसका मतलब इससे क्या आशा निकला? इससे एक चीज डिफाइन हुआ कि जो गैर सरकारी सदस्य होंगे, अर्थात गैर सरकारी सदस्य का मतलब प्राइवेट मेंबर, गैर सरकारी सदस्य का मतलब क्या हुआ? प्राइवेट सदस्य, प्राइवेट मेंबर। तो प्राइवेट मेंबर केवल विपक्षी दल में होते हैं क्या? नहीं, जिसकी सरकार होती है, जिस दल की सरकार होती है, उसके भी सदस्य प्राइवेट मेंबर हो सकते हैं। कैसे? तो जिसकी सरकार होगी, जैसे मान लीजिए कि पूर्ण बहुमत का आंकड़ा है 275, यानी इतना कोई पार्टी, इतने किसी पार्टी के सदस्य जीत के आते हैं लोकसभा में, तो उसकी सरकार बनेगी। सही बात है। अब इसमें मिनिस्टर्स कितने हो सकते हैं? तो आप समझ सकते हैं कि 540 टोटल अगर स्ट्रेंथ है, 540 अगर फुल मेंबर्स हैं लोकसभा में, तो उसके कितने सदस्य जो है वह मंत्री परिषद में सदस्य बन सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं? तो 93 संवैधानिक संशोधन के द्वारा प्रावधान क्या किया गया? 15%। तो 15% का मतलब 15/100। अब देख लीजिए, 3 5 से काटेंगे, 5 3 15, 20 25 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 27 दूना 54, 27 का 3 में गुणा करेंगे तो क्या होगा? 7 3 21, 2 3 दूना 6 2 8 यानी 81। यानी मैक्सिमम 81 के आसपास जो मेंबर हैं वह मंत्री बन सकते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बन सकते हैं, इससे अधिक नहीं बन सकते। इसका मतलब क्या हुआ? इस पार्टी में तो कितने लोग, 275 लोगों की जरूरत है तब जाके बहुमत का आंकड़ा पार की। अब इतना बहुमत मिला तब तो सरकार बनाई। इसका मतलब 82 लोग तो बन सकते हैं, मानते हैं कि 82 लोग लगभग बन सकते हैं। तो 275 में से 82 अगर आप हटा लेते हैं तो 17 में से 8 जाएगा, क्या होगा? 9 193, 193। तो 193 जो सदस्य हैं वे सदस्य भी तो इस पार्टी के हैं जिसकी सरकार है, जिसकी सरकार है उसी के हैं, यानी ये लोग समर्थन दिए हैं तभी तो सरकार है, क्योंकि 275 मिनिमम आंकड़ा, बहुमत का आंकड़ा चाहिए तभी सरकार बनेगी। इसका मतलब ये जो 193 जो मेंबर होंगे वह कौन से मेंबर होंगे? वह मेंबर होंगे कौन? प्राइवेट मेंबर होंगे, वह प्राइवेट सदस्य होंगे। तो प्राइवेट सदस्य विपक्ष में भी होते हैं और जो जिस दल की सरकार होती है उसमें भी होता है। हाँ, सरकारी सदस्य जो होता है वह केवल और केवल जिस पार्टी की, जिस दल की सरकार होती है, यानी दल का मतलब अलायंस के रूप में भी अगर सरकार बनाई हो तो अलायंस के रूप में जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो मंत्री होते हैं, चाहे वो कैबिनेट मंत्री या चाहे वो राज्य मंत्री हो, चाहे उप राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हो, इन सभी को मिला के सरकारी मेंबर कहा जाता है, इनको सरकारी सदस्य कहा जाता है। क्योंकि सरकारी सदस्य का मतलब सीधे सीधे आप याद रखेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और गैर सरकारी सदस्य का मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ना हो, यानी मंत्री हो ही नहीं, बाकी एमपीज हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, यानी जो संसद है उसके सदस्य हों लेकिन मंत्री ना हो। तो ये दोनों में अंतर है सरकारी और गैर सरकारी सदस्य में। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि ये जो विधेयक होता है, संवैधानिक संशोधन जो विधेयक होता है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाला जो विधेयक होता है, उसको कौन ला सकता है? तो उसको दोनों सदस्यों के द्वारा लाया जा सकता है, अर्थात गैर सरकारी सदस्यों के द्वारा भी लाया जा सकता है जो प्राइवेट सदस्य हैं, और प्राइवेट सदस्यों के द्वारा भी पूरा स्थापित किया जा सकता है, लाया जा सकता है। दो चीज क्लियर हुआ। तीसरा चीज क्या हुआ कि इस विधेयक को अब लाया कहां जाएगा? क्या इस विधेयक को केवल लोकसभा में लाया जाएगा? क्या इस विधेयक को केवल राज्यसभा में लाया जाएगा? अगर वही धन विधेयक होती तो पहले केवल और केवल किस में लाया जाता? लोकसभा में। पहले किस में लाया जाता? लोकसभा में। लेकिन
चूंकि ये संवैधानिक संशोधन विधेयक है तो यह विधेयक किसी भी सदन में लाया जा सकता है, अर्थात इसको लोकसभा में भी लाया जा सकता है और इसको राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। तो 3 कंडीशन आप लोगों ने देखा। ये पहला कंडीशन, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता बिल्कुल ही नहीं पड़ती है। दूसरा, सरकारी और गैर सरकारी यानी निजी सदस्य, प्राइवेट सदस्य भी ला सकते हैं इस विधेयक को। तीसरा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में कहीं भी लाया जा सकता है, लोकसभा में भी लाया जा सकता है, राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। अब अगला जो कंडीशन है वो क्या है? चौथा, कि अगर संवैधानिक संशोधन जो है वह 368 का पहला प्रावधान क्या कहता है? तो 368 का जो पहला प्रावधान है वह कहता है कि ऐसा संवैधानिक संशोधन जिसमें केवल 2/3 लोकसभा और राज्यसभा, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों से 2/3 बहुमत से अगर ये पारित हो जाता है, यहाँ से भी 2/3, यहाँ से 2/3 सदस्यों के द्वारा पारित हो जाता है, तो इसको पारित मान लिया जाता है। जैसे अगर इसको देखा जाए कैलकुलेट करके, जैसे मान लीजिए कि लोकसभा में 540 सपोज दैट सदस्य हैं और 540 सदस्यों में उपस्थित जो सदस्य हैं वो मान लीजिए जिस दिन इसमें वोटिंग होनी है उसमें सदस्य उपस्थित हैं 300 सपोज दैट, तो इसके 2/3 2/3 100 मल्टीपल 2 यानी 200, यानी 200 सदस्य अगर अप्रूवल करेंगे तब ये लोकसभा से पारित होगा। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इसको कहीं भी लाया सकता है, लोकसभा राज्यसभा कहीं भी लाया सकता है, तब ये यहां से पारित होगा। ठीक वैसे ही यहाँ पे 240 मान लीजिए स्ट्रेंथ है। अब 240 में मान लीजिए उपस्थित हैं लोग 120 सपोज दैट। अब इसमें 2/3 अगर आप निकालेंगे तो 3 चौके 12 0 40 दूना 80। इसका मतलब अगर 80 जो सदस्य हैं अगर इस पे सहमति दे देते हैं तो यहाँ से भी ये क्या हो जाएगा? पारित समझा जाएगा। तो पहला प्रावधान क्या था 368(1) में कि 2/3 लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के द्वारा 2/3 बहुमत से अगर पारित हो जाए तो इसको दोनों सदनों से पारित समझा जाएगा। अब दोनों सदनों से तो पारित हो गया, लेकिन आपको पता है कि तब तक अमेंडमेंट नहीं माना जाता है जब तक राष्ट्रपति की सहमति नहीं होती है। तो पहला प्रावधान एक चीज और क्लियर हो जाए कि आखिर कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, कौन कौन ऐसे विषय होंगे जिस पर 368(1) लगता होगा, अर्थात 368(1) के तहत कौन कौन ऐसे विषय होंगे जिस पर अमेंडमेंट किया जा सकता है। तो वह 2 ही विषय हैं। वो कौन कौन 2 विषय हैं? तो वह 2 विषय हैं, एक है आपका फंडामेंटल राइट और एक है डीपीएसपी। 2 पार्ट है आपका, अर्थात एक है मौलिक अधिकार और एक है नीति निदेशक तत्व। ये 2 हैं। तो इनमें जब भी अमेंडमेंट होगा तो सदन के दोनों सदनों से संसद के दोनों सदनों से 2/3 बहुमत के द्वारा अगर ये पारित हो जाए बिल तो इसको पारित समझा जाएगा। अब बात आती है क्वेश्चन मार्क, क्या जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है क्या? तो इसका निर्णय हुआ किसमें? 1973 में केशवानंद भारती केस में। केशवानंद भारती केस में न्यायालय ने बताया, केशवानंद जिसमें 13 न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला सुनाया था, इसमें न्यायालय ने कहा, क्या कहा न्यायालय ने? कि जो मौलिक अधिकार है उसमें अमेंडमेंट जो है हो सकता है। किसके तहत? आर्टिकल 368 के तहत, लेकिन इसका जो मूल ढांचा है उसमें परिवर्तन न हो, यानी जो मूल ढांचा है उसमें परिवर्तन किए बिना इसमें संवैधानिक संशोधन हो सकता है। वही इससे पहले जो मामले आए थे उसमें न्यायालय ने साफ साफ कह दिया था कि नहीं, मौलिक अधिकार में नहीं हो सकता है संशोधन। अब इसको जब हम लोग मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि यह केस शुरू होती है शंकरी प्रसाद से
और जाती है कहाँ तक, केशवानंद भारती तक। यहाँ तक का जब सफ़र तय करती है तब जाके सर्वोच्च न्यायालय के जो सबसे बड़ी जजों की पीठ जो है इस पे फैसला सुनाती है, तब जाके तय होता है कि हाँ जो मौलिक अधिकार है उसमें बिल्कुल ही अमेंडमेंट किया जा सकता है, लेकिन अमेंडमेंट किया जा सकता है तो उसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अगर मूल ढांचे में परिवर्तन करा जाए तो उसको शून्य करार दिया जा सकता है, और इसकी न्यायिक समीक्षा भी, जुडिशियल रिव्यू भी की जा सकती है। यही केशवानंद भारती में बताया गया। तो ये दो सब्जेक्ट्स हैं, मौलिक अधिकार और डीपीएसपी, जिसमें संवैधानिक संशोधन जब होता है तो कैसे होता है, लोकसभा के 2/3 सदस्य और राज्यसभा के 2/3 सदस्यों के द्वारा अप्रूवल मिल जाता है तो इसको संवैधानिक संशोधन मान लिया जाता है। लेकिन इसके बाद पूर्णतः अप्रूवल तभी माना जाएगा जब राष्ट्रपति उस पर सहमति दें। तो राष्ट्रपति सहमति कब देंगे, जब दोनों सदनों से विधेयक पारित होकर उनके पास पहुंचेगा। जब दोनों सदनों से पारित होकर विधेयक उनके पास पहुंचता है, अर्थात अभी मैंने केवल यही बताया 368 प्रावधान 1 वाला, यानी दोनों सदनों से पारित होकर जब विधेयक पहुंचता है राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति के पास कौन सी शक्ति होती है। अब जैसे 111 वाले में हम लोगों ने पढ़ा कि 111 में तो उसकी शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास कि हाँ सहमति दे सकते हैं, सहमति नहीं भी दे सकते हैं, पुनर्विचार के लिए भी भेज सकते हैं। लेकिन इसके द्वारा स्पष्ट कर दिया गया 24वें संवैधानिक संशोधन 1971 के द्वारा, इंदिरा गांधी की सरकार में आया था ये अमेंडमेंट। इस अमेंडमेंट के द्वारा यह तय कर दिया गया कि जो प्रेसिडेंट हैं यानी जो राष्ट्रपति है, वह संवैधानिक संशोधन विधेयक पर, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो विधेयक है उस पर केवल और केवल क्या करेंगे, सहमति ही देंगे, यानी सहमति देने के लिए बाध्य बना दिया गया। यानी वह संवैधानिक संशोधन विधेयक को ना ही लौटा सकते हैं पुनर्विचार के लिए और ना ही उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। ये दोनों प्रावधान उनके पास, दोनों शक्तियां नहीं है संवैधानिक संशोधन विधेयक के ऊपर। यानी संवैधानिक संशोधन विधेयक अगर राष्ट्रपति के पास पहुंचता है तो उनके पास केवल एक ही शक्ति है और एक ही ऑप्शन है कि उनको सहमति देनी ही होती है, ये बाध्यता है। तो ये बाउंडेशन कब लगाया गया, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971 के द्वारा। तो 24वां संवैधानिक संशोधन 1971 के द्वारा ये बना दिया गया। तो ये इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ये 4 प्रावधान है। कौन कौन, पहला, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है, सरकारी गैर सरकारी दोनों ला सकते हैं, लोकसभा राज्यसभा कहीं भी लाया जा सकता है, और जब राष्ट्रपति के पास 2/3 बहुमत से पारित होने के बाद, दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास पहुंचता है तो राष्ट्रपति के पास केवल एक ही ऑप्शन है कि वह केवल और केवल बाध्यता है कि उस पर सहमति देंगे ही, बाकी अनदर कोई भी उनके पास ऑप्शंस नहीं है। तो ये तो हम लोगों ने देखा 368(1) में। राष्ट्रपति वाला जो बात है वो 368(2) में भी लागू होता है, ये दोनों में लागू होता है। तो हम लोग देखेंगे 368(1) के तहत किस में हो गया, तो दो ही सब्जेक्ट है, तो आसान है याद करना। लेकिन 368 जो 2 है उसमें कौन कौन से विषय हैं, तो उसको थोड़ा सा देख लें। (368)(2) के तहत जो हमने बताया कि लोकसभा और राज्यसभा अर्थात दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से, केवल लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से ही पारित हो जाएगा, तो उसको पारित नहीं समझा जाएगा, बल्कि इसके लिए क्या होगा, प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति। अब ये चीज तो आपने समझ लिया है कि 2/3 लोकसभा और राज्यसभा का मतलब क्या होगा, ये तो आपने समझ लिया है। लेकिन इसका मतलब क्या होगा, आधे से अधिक राज्यों की सहमति। क्या आधे से अधिक राज्यों की जो मुख्यमंत्री है उनसे पूछा जाएगा, मुख्यमंत्री अप्रूवल दे देंगे तो हो जाएगा? नहीं, ये आधे से अधिक जो राज्यों की सहमति है, आधे से अधिक राज्यों की जो सहमति है वह क्या है, वह लेजिस्लेटिव की बात की जा रही है, लेजिस्लेटिव की बात की जा रही है, मंत्रिपरिषद की बात नहीं की जा रही है, लेजिस्लेटिव की बात की जा रही है, यानी विधायिका की। मतलब अगर पूरे भारत में जैसे 28 राज्य हैं
अब 28 राज्यों में आप जानते होंगे, जीके का क्वेश्चन है कि कितने राज्यों में द्विसदनात्मक है विधानमंडल। तो द्विसदनात्मक जो विधानमंडल है वो कितने कितने राज्यों में है? 6 ही राज्यों में है, मात्र 6 राज्यों में है। तो ये तो 28 राज्यों में से आप जानते हैं कि 6 राज्यों में द्विसदनात्मक है, तो वहां दोनों से पारित होना आवश्यक है। लेकिन आधे से अधिक राज्यों का सहमति का मतलब क्या हुआ? आधे से अधिक राज्यों की सहमति का मतलब हुआ कि 28 अगर राज्य हैं तो उसमें से 14 राज्य आधे हो गए, और 14 राज्य से अधिक यानी लगभग 15 राज्य। तो 15 राज्य की सहमति का मतलब ये नहीं कि राज्य अप्रूवल दे देंगे तो हो जाएगा, नहीं। 15 राज्य की सहमति का मतलब ये हुआ कि ये 15 राज्यों की जो लेजिस्लेटिव है यानी विधानमंडल जो है, विधानमंडल जो है, इस विधानमंडल से अगर अप्रूवल मिल जाएगा, यह बिल पास हो जाएगा, तब इसको पास माना जाएगा। अब यहां पे बात आती है कि सर यहां तो लोकसभा और राज्यसभा से 2/3 से पारित हो रहा है, तो आधे से अधिक राज्यों अगर नहीं यानी 14 से प्लस जो राज्य हैं उनसे जो अप्रूवल होगा, मानते हैं विधानमंडल से ही होगा, पास हो जाएगा। तो यह कैसे बिल पास कराया जाएगा? क्या यहां पर भी 2/3 लगेगा? बिल्कुल ही नहीं। यहां पे 2/3 नहीं, बल्कि यहां पे सिंपल मेजोरिटी से 50% + 1 सिंपल मेजोरिटी से पास कर लिया जाएगा, तो इसको पास समझा जाएगा। यानी 50% + 1 अगर इस विधेयक पे सहमति मिल जाती है तो इसको पारित समझा जाएगा। तो यहां पे लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 तो है, लेकिन आधे से अधिक राज्यों की जो अप्रूवल यहां ली जाएगी वह अप्रूवल 50% + 1 रहेगी, न कि 2/3, यानी 2/3 यहां पे नहीं रहेगी। तो ये चीज पहला कंफर्म हो गया। अब इसके तहत कौन कौन से संवैधानिक संशोधन होते हैं? तो इसके तहत जो संवैधानिक संशोधन होता है वह ऐसा होता है जिसमें ऐसे सब्जेक्ट पे होते हैं जिन जिन सब्जेक्ट पे राज्यों की भूमिका बिल्कुल रहती है। जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन हो गया, आपका जीएसटी हो गया जो कि 101वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा लागू किया गया था। खुद 368 जो अनुच्छेद है वह खुद हो गया संवैधानिक संशोधन। तो इसको याद रखने का ट्रिक, एक सिंपल सा ट्रिक यही है कि आप अपने थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए कि ऐसा विधेयक जिसमें बिल्कुल राज्यों की भी शक्तियां बिल्कुल जरूरी, मतलब अगर राज्यों के अप्रूवल ना लिया जाए तो उनकी शक्तियां छीड़ हो सकती हैं। तो वो जो विधेयक है वो कंसल्टेड विद द स्टेट्स। अब कंसल्टेड विद द जो स्टेट्स है वह कितने 50% + 1, और कितने राज्यों की सहमति होनी चाहिए? आधे से अधिक राज्यों की। तो ये विषय पर बनाया जा सकते हैं। तो ETC इतने सारे विषय जो हैं इस पर बना सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि 368(1) और 368(2) का जो प्रावधान है, जिसको राष्ट्रपति जो है केवल उनके पास बाध्यता है 24वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा उनको अप्रूवल देना ही पड़ता है। इसके बारे में अब हम लोग कुछ देखेंगे कि जो संशोधन होता है, कौन कौन ऐसे संशोधन है जिसको किसी भी तरह से 368 का 1 और 368(2) के तहत यानी संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाता है। जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा, संशोधन केवल संविधान में संशोधन माना जाता है। तो एक देखेंगे आप अनुच्छेद 2 के तहत भी, और एक अनुच्छेद 3 और एक अनुच्छेद आप देख लीजिए थोड़ा सा 4। हालांकि इसको हम लोग पढ़ेंगे जब भाग 1 पढ़ेंगे तो उसमें विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। यहाँ पे 60 में देख लीजिए कि अनुच्छेद 2 क्या कहता है कि जो भारत के राज्य हैं उन्हें राज्य की सीमा, नाम, इस सब में परिवर्तन करना हो, क्षेत्र में परिवर्तन करना हो तो अनुच्छेद 2 के तहत किया जाता है। ठीक वैसे अनुच्छेद 3 के तहत जो वर्तमान राज्य हैं उनकी सीमाओं में परिवर्तन, नाम परिवर्तन, क्षेत्र में परिवर्तन 3 से है। और 4 क्या कहता है? तो 4 हम लोगों को यहाँ पे केवल पढ़ना है। 2, 3 तो यहाँ पर जब हम लोग पढ़ेंगे भाग 1 तो वो अच्छे तरह से पढ़ेंगे। तो 4 क्या कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3, अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो संशोधन होगा उस संशोधन को अनुच्छेद 368 के तहत संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाएगा, यानी उसको संवैधानिक संशोधन नहीं कहा जाएगा।
तो अनुच्छेद 368 के तहत संवैधानिक संशोधन इसको नहीं कहा जाएगा, जो अनुच्छेद 2 और 3 में संशोधन होगा। और कहाँ हम लोगों ने पढ़ा था प्रस्तावना। प्रस्तावना में हम लोगों ने पढ़ा था कि 1960 में एक मामला आया था, बेरुवाड़ी मामला। उस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने बताया था कि जो प्रस्तावना है वह संविधान का अंग नहीं है, उसको मानने से इनकार कर दिया। इसीलिए कहा कि इसमें संशोधन नहीं हो सकता है। लेकिन केशवानंद भारती केस के बाद 1973 के बाद ये कहा गया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का हिस्सा है, संविधान का भाग है, यानी प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। यानी प्रस्तावना को क्या मान लिया गया? प्रस्तावना को संविधान का भाग मान लिया गया। कब? केशवानंद भारती केस के बाद। और कहा गया कि इसमें संशोधन हो सकता है, लेकिन प्रस्तावना में जो संशोधन होगा वह कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा, संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाएगा, अर्थात 368 के प्रावधानों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो सिंपल मेजॉरिटी से होगा। सिंपल मेजॉरिटी से होगा तो क्या इसके तहत प्रस्तावना में कभी संशोधन हुआ है? एक बार हुआ है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, 42वां संवैधानिक संशोधन 1976। तो 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा एक बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया और उसमें 3 शब्द डाले गए। कौन कौन से? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष, और तीसरा जो शब्द था वो था अखंडता। तो ये 3 शब्द ही डाले गए थे प्रस्तावना में, और एक ही बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ है, वो है 42वां संवैधानिक संशोधन। इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो 42वां संवैधानिक संशोधन हुआ होगा यह कैसे होगा। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो 42वां संवैधानिक संशोधन होगा, इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना में जो संशोधन होगा वो अनुच्छेद 368 के तहत संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद से 42वां संवैधानिक संशोधन करके और तब 3 शब्द प्रस्तावना में जोड़ दिए गए। इसका मतलब साफ है कि 42वां संवैधानिक संशोधन जो हुआ था वह कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं हुआ होगा। क्यों? क्योंकि प्रस्तावना में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता है, यानी सिंपल तरह से साधारण संशोधन की तरह से इसको पारित किया जा सकता है या जोड़ा जा सकता है, लेकिन इसके मूल ढांचे में ही परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो ये तो था संवैधानिक संशोधन। अब कुछ संवैधानिक संशोधनों को हम लोग देखेंगे जो महत्वपूर्ण है। उसके बाद से फिर हम लोग अपने प्रश्न पर चलेंगे जो पिछले 10 वर्षों में, विगत 10 वर्षों में बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है। तो पहला संवैधानिक संशोधन कब हुआ संविधान में? पहला संवैधानिक संशोधन हुआ आपका 1951 में, और आपको पता ही है कि इस संवैधानिक संशोधन के द्वारा शेड्यूल 9 अनुसूची 9 जोड़ा गया संविधान में। क्योंकि आपको पता ही है कि जब संविधान बना था तो मूल संविधान में 8 ही अनुसूचियां थी, तो 9वां अनुसूची जो जोड़ा गया 1951 में जोड़ा गया और अनुसूची 9 जोड़ी गई पहला संवैधानिक संशोधन के द्वारा। तो इसमें क्या था 9वीं अनुसूची में? ये अनुसूची में हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो पहले संवैधानिक संशोधन के द्वारा ये जोड़ा गया। वैसे ही 7वां संवैधानिक संशोधन 1956 में हुआ था। जो 7वां संवैधानिक संशोधन 1956 के द्वारा क्या जोड़ा गया था? तो इसके द्वारा ये प्रावधान किया गया, एक या एक से अधिक राज्यों के एक राज्यपाल हो सकते हैं। एक या एक से अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल का नियुक्ति। दूसरा, एक या एक से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की नियुक्ति। यह 7वें संवैधानिक संशोधन 1956, और 7वें संवैधानिक संशोधन 1956 के द्वारा ही राज्यों का पुनर्गठन हुआ। राज्यों का पुनर्गठन हुआ, और राज्यों के पुनर्गठन के श्रेणी में सबसे पहला राज्य जो बना वह बना आंध्र प्रदेश। तो ये तो था 7वां संवैधानिक संशोधन 1956 में। उसके बाद से क्या हुआ? 24वां संवैधानिक संशोधन जो राष्ट्रपति पर बाध्यकारी बना दिया। संवैधानिक संशोधन विधेयक को बिल्कुल बाध्यता है कि उन पर अप्रूवल देंगे।
ठीक वैसे ही 42वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा क्या जोड़ा गया, तो सरदार सवर सिंह समिति के सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। उसके बाद से 42वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा ही प्रस्तावना में जोड़ा गया 3 शब्द। फिर 42वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा ही जोड़ा गया कि अनुच्छेद 368 के द्वारा जो संवैधानिक संशोधन होगा उस पे राष्ट्रपति उस पे जो है सर्वोच्च न्यायालय जो है न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकता, ये जोड़ा गया। तो इसीलिए चूंकि 42वां संवैधानिक संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी कहा जाता है। ठीक, बहुत सारे शब्द इसमें जोड़े गए, आगे हम लोग देखेंगे। फिर 44वां संवैधानिक संशोधन हुआ मोरारजी देसाई की सरकार में, तो इसमें संपत्ति के अधिकार को समाप्त करके 300 का अनुच्छेद 300 क में भेज दिया गया, विधिक अधिकार बना दिया गया। उसके बाद से फिर से क्या हुआ, 52वां संवैधानिक संशोधन, ये कब हुआ, 1985 में। इसमें कौन सी जोड़ी गई अनुसूची, शेड्यूल 10 जोड़ा गया, जिसमें दल बदल प्रावधान थे, ये जोड़े गए। फिर उसके बाद से 73वां जोड़ा गया पंचायती राज 1992 में। फिर 74वां जोड़ा गया नगर पंचायत 1992 में, ये सब जोड़े गए। फिर 21वां संवैधानिक संशोधन 1967 में जो हुआ था, उसमें क्या जोड़ा गया था, सिंधी भाषा जोड़ा गया था, सिंधी भाषा जोड़ा गया। फिर 71वां संवैधानिक संशोधन फिर वैसे ही 72वां संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया 1993, भाषाओं को जोड़ा गया। फिर 93वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया 2000 एक शब्द यहाँ पे छूट रहा है, 71वां संवैधानिक संशोधन 1992 के द्वारा 3 भाषाओं को जोड़ा गया। कौन कौन से, मणिपुरी, कोकड़ी और नेपाली। 92वां संवैधानिक संशोधन 2003 के द्वारा 4 भाषाओं को जोड़ा गया, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये तो था संशोधन। फिर अब हम लोग चलेंगे सीधे कि 93वां संवैधानिक संशोधन जो हुआ था उससे क्या जोड़ा गया था, जो सीटों का मंत्रिपरिषद के बारे में जोड़ा गया कि कुल सदस्य की संख्या का 15% ही मंत्रिपरिषद हो सकता है, ये 93वां में जोड़ा गया। और दिल्ली के लिए 10%, और मिनिमम क्राइटेरिया 12, ये जोड़ा गया था 93वां में। ठीक वैसे ही अगर हम आगे की तरफ चलें, डायरेक्ट अब चलते हैं 100वां संवैधानिक संशोधन। इसके द्वारा बांग्लादेश से जो कॉरिडोर है उसके लिए भारत और बांग्लादेश जो है कुछ जमीनों का अदला बदली किया। 101वां संवैधानिक संशोधन द्वारा जीएसटी लागू किया गया। ठीक वैसे ही 102वां के द्वारा क्या हुआ, ओबीसी आयोग बना। अच्छा, ओबीसी आयोग जो बना अब कॉन्स्टिट्यूशनल है, अब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, पहले कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं था, अब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो 102वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा ये जोड़ा गया। अच्छा, इसका इतिहास बहुत पुराना है, इंदिरा साहनी केस से, उससे भी पहले मंडल आयोग जो बना था उससे यहाँ पे। तो जब कभी हम लोग पढ़ेंगे इसको विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, जब विभिन्न प्रकार के आयोगों के बारे में पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे तब। तो जो मंडल आयोग बना था 1977 में, वहाँ से लेकर और तब जाके 102वां संवैधानिक संशोधन तक का जो सफर रहा, तब जाके ओबीसी आयोग बना, वो हम लोग पढ़ेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जब पढ़ेंगे तब। ठीक, 103वां संवैधानिक संशोधन द्वारा क्या किया गया, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए क्या करना, आरक्षण लागू करना, 10% रिजर्वेशन दिया गया। 104वां संवैधानिक संशोधन द्वारा ये कहा गया, 104वां संवैधानिक संशोधन जो है उसमें प्रावधान कर दिया गया कि ओबीसी जो है उसको राज्यों को दे दिया गया कि आर्थिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े जो वर्ग हैं उनमें कौन कौन लोग हैं जो ओबीसी से बिलोंग्स हैं। ठीक वैसे ही इस समय तक 106वां संवैधानिक संशोधन हो चुका है। तो इस समय तक अगर देखा जाए कितने संवैधानिक संशोधन हो चुके हैं, तो संवैधानिक संशोधन हो चुके हैं आपके 106, जिसमें 106वां में कौन सा है, तो 106वां में 105वां में अगर हम लोग देखें तो 105वां, सॉरी एक शब्द यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा, 105वां जो संवैधानिक संशोधन है वो तो शैक्षिक रूप से पिछड़े जो वर्ग हैं उसके लिए है। 106वां संवैधानिक संशोधन जो है
उसमें क्या है, तो 106वां संवैधानिक संशोधन जो है नारी शक्ति अधिनियम है, नारी शक्ति अधिनियम है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभाओं में 33% महिलाओं के लिए आरक्षण की बात की गई है। ये तो इसमें है, लेकिन वही देखा जाए कि 104वां संवैधानिक संशोधन, तो 104वां संवैधानिक संशोधन बताएं आप। 104वां संवैधानिक संशोधन जो है 104वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा क्या किया गया, जो लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों की सीटें जो थी उसको समाप्त कर दिया गया और SC ST के लिए और 10 वर्षों के लिए रिजर्वेशन बढ़ा दिया गया। तो इस तरह से अगर हम देखें 101वां से 106वां तक, अभी तक 106 संवैधानिक संशोधन हो चुका है। तो 101वां में क्या है, GST है। 102वां में क्या है, OBC आयोग है जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गया है। 103वां में क्या है, EWS जो 10% आरक्षण का प्रावधान है। 104वां में क्या है, जो 2 आंग्ल भारतीय जो थे लोकसभा में नॉमिनेट करते थे प्रेसिडेंट, उसके पद को समाप्त करके और SC ST के लिए यह आरक्षण पिछले 10 वर्षों के लिए क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। 105वां में क्या है कि OBC को चिन्हित करने के लिए राज्यों में स्टेट को शक्ति दे दी गई कि एजुकेशनल और सोशल यानी सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको चिन्हित करें। OBC ईयर स्टेट को मिल गया प्रावधान, 100 मतलब स्टेट को शक्ति मिल गई 105वां के द्वारा। और 106वां के द्वारा नारी शक्ति अधिनियम, जिसमें 33% लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं के आरक्षण की बात की गई है। तो 106 तक संवैधानिक संशोधन हो चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं कि जो BPSC के द्वारा विगत 10 वर्षों में प्रश्न उठाए गए हैं, पूछे गए हैं संवैधानिक संशोधन वाले टॉपिक से, वह कैसा कैसा प्रश्न उठाया गया है और क्या क्या उसकी प्रकृति है। तो जैसे पहला प्रश्न हम लोगों के सामने है कि संवैधानिक प्रावधान के संशोधन का प्रावधान किस में दिया गया। देखिए क्या कह रहा है, संवैधानिक प्रावधान यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात की जा रही है यहाँ पे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाता है, तो आपको मैंने पहले ही बताया कि अनुच्छेद 368 और भाग 20 में इसका प्रावधान है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, देखिए 368, 356 में है क्या, नहीं है। 356 क्या है, 356 में राष्ट्रपति शासन है, ये भी तो राष्ट्रपति शासन है। अब 368 तो 2 जगह है, तो 2 जगह है तो लेकिन भाग 20 में है, तो भाग 20 कौन है, ये है। इसलिए इस प्रश्न का आंसर जो होगा, उत्तर होगा ऑप्शन सी। ठीक वैसे ही अगले प्रश्न में अगर हम चलें, अगला प्रश्न है एक नया राज्य बनाने के लिए संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए। तो नया राज्य बनाया जाता है तो उसमें आर्टिकल 368 के तहत भाग 20 के तहत संवैधानिक संशोधन नहीं होता है। इसका मतलब साधारण होना चाहिए, 50% + 1, 2/3 ये बिल्कुल नहीं होता है, 3/4 यहाँ तो भारत में ही नहीं है, 2/3 बिल्कुल इसमें नहीं होता है। तो साधारण बहुमत अब किसके तहत होता है, तो आप देख सकते हैं कि नए राज्यों के लिए 368 के तहत नहीं होता है। अनुच्छेद 4(2) में प्रावधान कहा गया है कि अनुच्छेद 2 और 3 में किया गया संशोधन जो है संवैधानिक संशोधन, अर्थात आर्टिकल 368 के तहत किया गया संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, किस संवैधानिक संशोधन से दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। तो आप देखिए ऑप्शन है आपका, पहला 63वां संवैधानिक संशोधन, दूसरा है 69, तीसरा है 74वां और लास्ट है 76वां। तो 74वां तो आपको पता है, इसे क्या आया, इसे तो नगर पालिका आई। और इसमें अनुसूची कौन सी जुड़ी थी, 12वीं अनुसूची। कितने विषय हैं उसमें, 18 विषय हैं। अब जो ऑप्शन है उसको आप देख सकते हैं, इस तरह से ऑप्शन बी 69वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में घोषित किया गया। और इसके लिए अनुच्छेद क्या है, 239 AA। तो ऑप्शन हमारा बी सही होगा इस प्रश्न का। तो आप देख सकते हैं कि 69वें संवैधानिक संशोधन 1991 में किया गया, इसके तहत 239 AA जोड़ा गया और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र इसका नाम दिया गया। तो ये सारी चीज़, इस प्रश्न का उत्तर वही होगा। फिर अगला प्रश्न जो है वो क्या है कि भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। अच्छा, संशोधन के लिए मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए विधेयक कहाँ लाया जा सकता है, कहीं भी लाया जा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। तो इसमें कहा है पहला केवल लोकसभा में, केवल अगर कह दिया तो ऐसे ही गलत है, क्योंकि केवल लोकसभा में नहीं,
लोकसभा राज्यसभा दोनों में लाया जा सकता है, कहीं भी लाया जा सकता है। केवल राज्यसभा में? बिल्कुल ही नहीं। कह रहा है या तो लोकसभा या तो राज्यसभा, बिल्कुल सही है। चौथा ऑप्शन है भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। सर्वोच्च न्यायालय में कोई विधेयक लाया जाता है क्या पारित कराने के लिए? ये तो जुडिशरी है, तो ऐसे ही गलत है। ऑप्शन ए सही है, यानी सी। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में, दोनों में से किसी भी सदन में लाया जा सकता है। तो अगला प्रश्न है क्या, ये भारतीय संविधान के लिए प्रथम संवैधानिक संशोधन कब किया गया? तो पहला संवैधानिक संशोधन हम लोगों ने अभी देखा 1951 में किया गया, शेड्यूल जोड़ा गया 9। तो कौन है ऑप्शन इस तरह से आपका सही? ऑप्शन बी सही है। ठीक ऐसे ही अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा या किस संवैधानिक संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? तो ऐसा संवैधानिक संशोधन यह था जिसमें अंधाधुंध संशोधन हुआ, और सरकार थी इंदिरा गांधी की, बहुत ज्यादा संशोधन हुए थे, इसीलिए एक तरह से इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? 42वां, क्योंकि 44वां 46वां तो इंदिरा गांधी की सरकार में हुआ नहीं था, तो 42वां। इस तरह से 42वां कब हुआ था? 1976 में। मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए थे इसमें 10 ठो। उसके बाद से प्रस्तावना में संशोधन किया गया था, फिर लोकसभा के कार्यकाल को भी बढ़ा दिया गया था, 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया था। तो ये था, यानी 42वां संवैधानिक संशोधन को कहा जाता है। केशवानंद भारती मामले में दिए गए निर्णय से इसको दूर करना, जो संविधान संशोधन शक्ति को ये चुनौती दी गई थी, तो इसी में केशवानंद भारती में सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया आधारभूत ढांचे का, कि आप संशोधन तो कर सकते हो, बट जो आधारभूत ढांचा है उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हो। अच्छा, अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इसमें 4 दिया है पॉइंट, क्या कि इसने प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। बिल्कुल सही है, ये तो ऑप्शन सही है, यानी एक जहां जहां है वो ऑप्शन हमारा सही है। तो कौन कौन कट हो जाएगा? ए कट हो जाएगा, ए कट हो जाएगा। तो हमसे कह क्या रहा है ये भी ध्यान देना है, हमसे कह रहा है कौन सा कथन गलत है। तो पहला तो कथन सही हो गया, तो पहला कथन सही हो गया, तो गलत कौन कौन है? तो या तो दूसरा होगा, या तो तीसरा होगा, या तो चौथा होगा। पहला तो सही नहीं होगा, यानी पहला जो है वो तो सही है, लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है? गलत इसमें से चूज कीजिए। तो पहला तो ऐसे ही सही हो गया, तो पहला सही हो गया, तो पहला यहाँ पे यहाँ है, तो ये दोनों तो ऑप्शन सही होंगे, लेकिन ये गलत हमसे पूछ रहा है। तो ए ऑप्शन हम लोग काट दिए। अब ये 2 ऑप्शन बचा हुआ है। दूसरा प्रश्न है कि इसने संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े। क्या 8 जोड़े थे? क्या 10 जुड़ा था? तो ऐसे ये गलत है, इसका मतलब दूसरा है। तो दूसरा कहाँ है? ये। इस तरह से हमारा ऑप्शन क्या हुआ? डी ऑप्शन सही हुआ। तीसरा क्या है? नए निदेशक सिद्धांत जोड़े, यानी अनुच्छेद 39 से 43 से 47 जोड़े गए थे। तो बिल्कुल ये है, गलत है। तो 2 और 3 ऑप्शन गलत हो गया। और चौथा क्या करे? इसके द्वारा राष्ट्रपति को चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधानसभाओं में मंडलों के सदस्यों को आयोग घोषित करने का अधिकार प्रदान किया गया था। तो ये तो कथन सही है, बस ये 2 कथन जो है ये गलत है, क्योंकि ये 42वें संवैधानिक संशोधन के संदर्भ में गलत है। तो ये गलत हमसे पूछा था, इसलिए हमारा आंसर होगा ये। अगर हमसे सही पूछा होता तो कौन होता? 1 और 4, यानी पहला ऑप्शन। लेकिन हमसे गलत पूछा है, इसलिए डी ऑप्शन से हुआ। अगला प्रश्न है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे या मुकदमों में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचा, अब बता सकते हैं आप, 1973 वाला मामला था, कौन सा था? क्या गोलकनाथ था? क्या नहीं, बिल्कुल ही नहीं। गोलकनाथ में तो साफ साफ कह दिया था सर्वोच्च न्यायालय ने कि मूल अधिकारों में संवैधानिक संशोधन नहीं किया जा सकता है। लेकिन केशवानंद भारती में क्या कहा? कि किया जा सकता है। तो ऑप्शन आपका कौन सा होगा? बी। ऑप्शन कौन होगा? बी। केशवानंद भारती 1973 में कितने जजों की बेंच सुनवाई कर रही थी? 13। निर्णय किसने पर दिया? 7 संबंधित 6, यानी 7 पक्ष में थे और 6 विपक्ष में थे। तो सबसे बड़ी, अब तक की सबसे बड़ी बेंच सुनवाई कर रही थी, इससे बड़ी बेंच अभी तक बनी नहीं है। तो ये था हमारा आज का प्रश्न संवैधानिक संशोधन विधेयक पर, जो पिछले 10 वर्षों में बीपीएससी के द्वारा पूछे गए थे। आशा करते हैं कि आपको ये सारे सेशन में जितने भी प्रश्न बताए गए हैं जो पिछले 10 वर्ष में पूछे गए हैं, उससे आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि हाँ, प्रश्न पूछने का ट्रेंड क्या रहा है, या परिवर्तन भी हुआ है ट्रेंड में तो कैसा परिवर्तन हुआ है, और ज़्यादा से ज़्यादा किन किन शब्दों को घुमाया जा सकता है आपसे प्रश्न पूछते समय। तो
आपका कंसेप्ट अगर क्लियर है, मुख्य रूप से पीवाईक्यू पे अगर पूरा, जैसे हमने बताया पहले हम लोग क्या करते हैं कि उस टॉपिक के बारे में पहले विस्तृत डिस्कशन करते हैं, फिर डिस्कशन करने के बाद उस टॉपिक से आए हुए जो प्रश्न है उस पर चर्चा करते हैं विस्तृत रूप से। तो इस तरह से आपका एक तरह से रिवीजन भी हो जाता है बहुत अच्छे तरह से। तो आप और भी अच्छे तरह से, हम चाहते हैं कि और अभी अच्छे तरह से यह सेशन आगे की तरफ चढ़े, तो आप ये काम कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करेंगे तो एक हमको भी हौसला मिलेगा तो और अच्छी तरह से हम डिस्क्रिप्टिव रूप से, जैसे आपको लग रहा होगा कि बिल्कुल फाउंडेशन जैसे पढ़ रहे हैं, वैसे आपको और भी मैं जानकारी यहाँ पे फैक्ट जो है बताने की कोशिश करूँगा और अच्छे तरह से डिस्कशन किया जाएगा। इस सभी बातों के साथ आज का जो सेशन होता है यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।